औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम ग्लाइकोलाइसिस पर बात करेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस क्या चीज़ होता है और ये हमारे बॉडी में कौन से ऑर्गन या कौन से सेल्स में आता है। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए ये नाम खुद बताता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको मीनो ग्लूकोज और लाइसिस मीन ब्रेक डाउन। क्या लाइसिस मीनो ब्रेक डाउन या स्प्लिटिंग, यानी ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। इसका मतलब है जब हम किसी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को उठाते हैं और उसका ब्रेक डाउन करते हैं और इसको दो मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट में कन्वर्ट करते हैं तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोलाइसिस हम कहेंगे। यहाँ पे देखिए ग्लूकोज आप जानते हैं कि ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होता है, यानी इसमें कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 कार्बन जब ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के जरिए एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं तो हम उसे ग्लूकोज कहते हैं। और जब हम इसको तोड़ते हैं तो हमारे पास 3 कार्बन अलग हो जाएंगे और 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएगा। अब इस 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स को मैं क्या कहूँगा, पायरोवेट कहूँगा। क्या कहूँगा, पायरोवेट। तो एक पायरोवेट ये वाला हो गया और दूसरा पायरोवेट ये वाला हो गया। तो इसका मतलब क्या है, यानी conversion of one glucose molecules into two pyruvate molecules is called glycolysis। तो डियर स्टूडेंट, इस पूरे प्रोसेस को जब हम किसी ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल्स को दो पायरुवेट में कन्वर्ट करते हैं तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोलाइसिस हम कहेंगे। क्या कहेंगे, ग्लाइकोलाइसिस हम कहेंगे। अब यहाँ पे एक और बात आपने नोट करनी है, जब अगर ये ग्लाइकोलाइसिस किसी ऐसे सेल्स में आता हो, ठीक है, ये जो प्रोसेस है किसी ऐसे सेल में हो जहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन अवेलेबल हो और जहाँ पे आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया अवेलेबल हो, तो फिर ये पायरुवेट इसिटाइल को ए में कन्वर्ट हो जाएगा। किस चीज़ में, इसिटाइल को ए में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर ये इसिटाइल को ए कर्व साइकिल में चला जाएगा। कहाँ पे जाएगा, कर्व साइकिल में चला जाएगा और कर्व साइकिल में ये हमें ए लॉट ऑफ एटीपी देगा, ए लॉट ऑफ एटीपी देगा और ए लॉट ऑफ एनएडीएच देगा। तो फिर ये क्या है, ये तो ग्लाइकोलाइसिस है मगर इसमें ऑक्सीजन यूटिलाइज हो गया है। तो फिर ए से ग्लाइकोलाइसिस को हम क्या कहेंगे, एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस हम कहेंगे। क्या कहेंगे, एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस हम कहेंगे। क्या कहेंगे, एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस हम कहेंगे। अब हमारे पास कंडीशन नंबर 2 है। फॉर एग्जांपल हमारे पास या तो ऑक्सीजन नहीं है या हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो फिर ये पायरुवेट लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस चीज़ में, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर ए से ग्लाइकोलाइसिस को मैं क्या कहूँगा, एन एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस कहूँगा। क्या कहूँगा, एन एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस में कहूँगा। तो डियर स्टूडेंट, अभी तक आपने 3 चीज़ें याद रखनी है। एक आपने ग्लाइकोलाइसिस याद रखनी है। ग्लाइकोलाइसिस मीन कन्वर्जन ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इनटू 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। दूसरी चीज़ आपने याद रखनी है, एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस आपने याद रखनी है, यानी द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज into 2 pyruvate in the presence of oxygen is called aerobic glycolysis। और तीसरी चीज़ जो आपने याद रखनी है ना, वो है एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस, यानी कन्वर्जन ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इनटू 2 पायरुवेट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। अभी यहाँ पे देखिए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि हमारे बॉडी में ऐसे कौन से सेल्स होंगे जहाँ पे एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस आएगा, यानी जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा या आपके पास ऑक्सीजन नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल्स होता है, वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। अब जबकि वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता ना, तो वहाँ पे क्या आएगा, एन एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस आएगा, एन एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस आएगा। अब यहाँ पे देखिए, यही तो वजह है
अब जो आरबीसी होता है ना, वहाँ पे ऑक्सीजन बहुत वेपर मिकदार में मौजूद होता है, मगर उस ऑक्सीजन को यूज़ करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। अब जब कि आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता तो ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं हो सकता, और जब ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं होता तो फिर पायरुवेट लैक्टिक एसिटाइल को ए में कन्वर्ट नहीं होगा, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा, और फिर मैं इसे क्या कहूँगा, एनाएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस में कहूँगा। अब आपने एक पॉइंट और याद रखनी है, यही तो वजह है कि जो ऑक्सीजन कैरी करने का जो ड्यूटी है वो आरबीसी के ज़िम्मे है। क्यों? क्योंकि इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता और ऑक्सीजन ये यूटिलाइज नहीं कर सकता, तो ये बहुत हानेस्टली ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। इसके अलावा अगर मैं पूरे ग्लाइकोलाइसिस के हवाले से बात करूं कि ये कहाँ पे आएगा, तो आपने याद रखना है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि वेयर, ये कहाँ पे आता है, तो आपने याद रखना है कि ऑल टिश्यू, हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं, जितने भी टिश्यूज़ होते हैं, तो वहाँ पे क्या आएगा, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस आएगा। दूसरी बात आपने याद रखनी है कि सेल्स के अंदर कौन से पार्ट में आएगा, तो आपने याद रखना है कि सेल के अंदर ये साइटोप्लाज्म के अंदर आएगा। कहाँ पे आएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर आएगा। अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। हमने बताया ग्लाइकोलाइसिस मतलब है ग्लूकोज ब्रेकडाउन, मगर ग्लूकोज को ब्रेकडाउन करने के लिए, ग्लाइकोलाइसिस के लिए आपके लिए ग्लूकोज की ज़रूरत होगी। तो हमें ग्लूकोज कहाँ से मिलेगा? तो डियर स्टूडेंट, कई सारे जगहों से हमें ग्लूकोज मिलता है, मगर यहाँ पे मैं डाइट की बात करूँगा कि हम जब खाना खाते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, ग्लूकोज होते, तो वो ग्लूकोज कहाँ पे आएगा, हमारे स्टमक में आएगा, और स्टमक के बाद हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद बहुत सारा ग्लूकोज हमारे जो पोर्टल सर्कुलेशन है उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, और फिर इसके थ्रू हमारे लीवर में आएगा, और लीवर के बाद हमारा जो जर्नल सर्कुलेशन है वहाँ पे आएगा। मगर यहाँ पे देखिए ये इतना आसान नहीं है। जब हम बहुत सारा खाना खाते हैं तो इसमें बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट्स होता है, और बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट हमारे पोर्टल सर्कुलेशन में आता है, मगर इस कार्बोहाइड्रेट्स का जो ज़्यादातर हिस्सा होता है वो हमारा लीवर, यानी जो हमारा हेपेटोसाइट्स होते हैं, ये एब्जॉर्ब कर लेते, और थोड़े से अमाउंट में हमारे जर्नल सर्कुलेशन में आता है। अब इसका मतलब क्या है, पर्पस क्या है? यहाँ पे देख, अगर हम खाना लेते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और वो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पूरे के पूरे हमारे जर्नल सर्कुलेशन में आए, तो क्या होगा, हमें हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। तो हमारा लीवर क्या करता है, इस कार्बोहाइड्रेट्स का ज़्यादातर हिस्सा एब्जॉर्ब कर लेता है, और बहुत थोड़ा सा हमारे जर्नल सर्कुलेशन को दे देता है। तो हमें क्या करता है हमारा लीवर, प्रिवेंट हाइपरग्लाइसीमिया। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो लीवर है ना, ये सिर्फ हमें हाइपरग्लाइसीमिया से नहीं बचाता, ये क्या करता है, हाइपोग्लाइसीमिया से भी बचा सकता है। कैसे? अब कंडीशन नंबर 2 है जनाब, अगर हम फास्टिंग हालत में, किस चीज़ में, फास्टिंग हालत में, तो फिर क्या होगा, हमारे पास ग्लूकोज का लेवल कम होगा, और जब आपके पास ग्लूकोज का लेवल कम होगा तो आप किस तरफ जाएंगे, हाइपोग्लाइसीमिया की तरफ जाएंगे। तो फिर ये क्या करता है, हमारा लीवर जो हेपेटोसाइट्स है वो जो एब्जॉर्ब ग्लूकोज होते हैं ना, उसको रिलीज करता है, और जब ये उसको रिलीज करता है तो फिर हमारे ये जर्नल सर्कुलेशन में आता है और हमारे ग्लूकोज का लेवल अप होता है। तो डियर स्टूडेंट, एक साइड पे ये तो हमें हाइपरग्लाइसीमिया से बचाता है, मगर इट आल्सो प्रिवेंट फ्रॉम हाइपोग्लाइसीमिया। तो ये जो पॉइंट है आपने याद रखना है कि हमारा जो हेपेटोसाइट्स होते हैं, एक तरफ ये तो जब हमारे पास ग्लूकोज ज़्यादा होता है तो ये एब्जॉर्ब कर लेता है और हमें हाइपरग्लाइसीमिया से बचाता है। तो दूसरी तरफ ये क्या करता है, जब हमारे पास फास्टिंग हालत में होते हैं, जब हम फास्टिंग हालत में होते हैं और हमारे पास ग्लूकोज का मिकदार कम होता है, तो ये क्या करता है, ग्लूकोज को वापस रिलीज़ करता है और हमें हाइपोग्लाइसीमिया से बचाता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा जो लीवर होता है ना, ये एक ग्लूकोज बैंक होता है। कैसे होता है, ग्लूकोज
बैंक, ग्लूकोज बैंक होता है, एक बैंक की तरफ काम करता है। जब हमारे पास पैसे ज़्यादा होते हैं तो हम इस पैसे को अपने अकाउंट में जमा करते हैं और फिर जब हमें ज़रूरत होती तो हम थोड़ा थोड़ा वापस निकालते हैं। अब डियर स्टूडेंट, हम तीसरी नंबर पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये क्या है, हमारा जनरल सर्कुलेशन है और इस जनरल सर्कुलेशन में क्या है, ग्लूकोज मौजूद है। अब जनरल सर्कुलेशन के बाद ये कहाँ पे आएगा, हमारे सेल्स के अंदर आएगा ताकि ये मेटाबोलाइज हो, यानी इसका ब्रेक डाउन हो सके। अब ये क्या है, हमारा सर्कुलेशन है, ये क्या है, हमारा सेल्स है। मगर इस सेल्स और जनरल सर्कुलेशन के दरमियान जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, इंटरस्टिशियल स्पेस है और इसमें क्या है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। तो ये जो ग्लूकोज है ना, डायरेक्टली हमारे सेल्स में नहीं आ सकता। सबसे पहले ये कहाँ पे आएगा, हमारे इंटरस्टिशियल स्पेस में आएगा। अब मैं यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि क्या जनरल सर्कुलेशन और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ग्लूकोज का जो मिकदार है वो सेम होगा या डिफरेंट होगा? शाबाश, ऑफ कोर्स ये सेम होगा। क्या होगा, इसका जो मिकदार है ना, सेम होगा। सेम अमाउंट ऑफ, जितना अमाउंट ऑफ ग्लूकोज आपके पास जनरल सर्कुलेशन में होंगे तो इतना आपके पास जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसमें मौजूद होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो कैपिलरी मेम्ब्रेन होते हैं, ब्लड वेसल का जो मेम्ब्रेन होता है ना, ये ग्लूकोज के लिए परमिएबल होता है और सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ये जो ग्लूकोज होते हैं ना, इजीली इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है और ये ग्लूकोज कहाँ पे आएगा, हमारे इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आएगा। अब फिर इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड के बाद हमारे पास कहाँ पे आएगा, सेल्स के अंदर आएगा। मगर डियर स्टूडेंट, ये इतना आसानी से नहीं आता, इसके लिए स्पेशल मैकेनिज्म की ज़रूरत होगी और उस स्पेशल मैकेनिज्म को हम क्या कहेंगे, ट्रांसपोर्ट हम कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज। तो ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड से इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में जब आता है तो इसके लिए स्पेशल मैकेनिज्म की ज़रूरत होती है। और ये जो आता है ना डियर स्टूडेंट, दो तरीक़ों से आता है। एक को हम क्या कहते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हम कहते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हम कहते हैं। और दूसरा जो प्रोसेस होता है ना, इसको हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज सोडियम को ट्रांसपोर्ट हम कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लूकोज सोडियम को ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या होता है ग्लूकोज सोडियम को ट्रांसपोर्ट में, फॉर एग्जांपल ये क्या है, हमारे पास ग्लूकोज मालिक्यूल्स है और ये हमारे पास सोडियम मालिक्यूल्स है। तो ये इसके साथ बाइंड हो जाता है और इसके साथ ये अटैच होता है। जब सोडियम सेल्स के अंदर जाता है तो ये अपने साथ ग्लूकोज को भी लेकर जाता है। मगर ये जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, ये क्या होता है, यहाँ पे देखिए थोड़े टाइम के लिए मैं फैसिलिटेटेड वर्ड को हटाता हूँ तो क्या हो जाएगा, हमारे पास डिफ्यूजन रह जाएगा। अब डिफ्यूजन का मतलब क्या है कि मूवमेंट ऑफ सम मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो ये जो ग्लूकोज होता है ना, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में हायर कंसंट्रेशन में और इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में ये क्या है, सेल्स के अंदर ये लो कंसंट्रेशन में होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में आएगा। तो फिर इसे मैं क्या कहूँगा, डिफ्यूजन कहूँगा। मगर डियर स्टूडेंट याद रखें कि ये सिंपल डिफ्यूजन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो के होते हैं ना, ये लार्ज होता है और सेल मेम्ब्रेन इसके लिए इम्परमिएबल होता है। तो यानी इसका मतलब ये है कि ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होता है ना, ये इस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। तो फिर ये क्या करेगा, इस सेल मेम्ब्रेन पे एक खास किस्म के रिसेप्टर्स लगे होते हैं, एक खास किस्म के प्रोटीन्स लगे होते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट, ये ग्लूकोज इस प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाता है, उस रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाता है और ये जब इस प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाता है तो इसके थ्रू ये हमारे सेल्स के अंदर आता है। अब ये तो डिफ्यूजन है, मगर ये सिंपल डिफ्यूजन नहीं है, ये सिंपली मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करता। सेल्स के अंदर आने के लिए उसे रिसेप्टर की मदद की ज़रूरत होगी। तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि इस डिफ्यूजन को फैसिलिटेट करते हैं। तो हम इसे क्या कहते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हम कहते हैं। और डियर स्टूडेंट ये भी बताता चलूँ
कि ये जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है ना, ये एक खास किस्म के रिसेप्टर के थ्रू आता है और उस रिसेप्टर्स को हम क्या कहते हैं, ग्लट हम कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लट हम कहते हैं। ग्लट का मतलब क्या है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। और ये जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होते हैं ना, ये टोटल 14 होते हैं, मगर जो लिपिनकार्ड बायोकेमिस्ट्री है उसने सिर्फ 5 का जिक्र किया है। उसका और इसका जो नाम है ना, वो भी बहुत आसान है। हम क्या कहते हैं, ग्लट 1 कहते हैं, ग्लट 1। इसी तरह हमारे पास ग्लट 2 है, ग्लट 3, ग्लट 4 एंड ग्लट 5। ये सारे के सारे रिसेप्टर हमारे जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं वहाँ पे लगे होते हैं और ये जो ग्लूकोज होते हैं ना, इस रिसेप्टर्स के साथ बाइंड हो जाते हैं और सेल्स के अंदर आते हैं। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास इन 5 में से हमारे पास जो ग्लट 1 है, ठीक है, ग्लट 1 और जो ग्लट 2 है, ये कहाँ पे होगा, ये हमारे आरबीसी के जो सेल मेम्ब्रेन होता है, आरबीसी के जो सेल मेम्ब्रेन होता है वहाँ पे होगा। और इसके अलावा हमारा जो ब्रेन होता है, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, वहाँ पे आपको ग्लट 1 और ग्लट 3 मिलेगा। और हमारे पास जो ग्लट 4 होते हैं ना, तो आपने याद रखना है, ये हमारा जो मसल सेल्स होते हैं, मसल सेल्स होते हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो एडिपोज सेल्स होते हैं, एडिपोज सेल्स होते हैं, वहाँ पे मौजूद होते हैं। और ये भी बताता चलूँ कि ये जो ग्लट 4 होते हैं ना, ये इंसुलिन डिपेंडेंट होते। कैसे होता है, इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारे ग्लट 4 रिसेप्टर है वो इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, जब हम बहुत सारा ग्लूकोज लेते हैं तो हमारा क्या होता है, ग्लूकोज जमा हमारा पेनक्रियाज होता है, पेनक्रियाज के जो बीटा सेल्स होते हैं उससे एक खास किस्म के केमिकल रिलीज होता है और इसे हम क्या कहते हैं, इंसुलिन कहते हैं। वो इंसुलिन ब्लड में आता है और ब्लड के थ्रू हमारे सेल्स में आता है। अब इस सेल के मेम्ब्रेन पे इस इंसुलिन के लिए खास किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, खास किस्म के रिसेप्टर होते हैं। तो ये आकर अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाता है और ये खास किस्म के सिग्नल जनरेट करता है और वो सेल्स के अंदर भेजता है। फिर सेल्स के अंदर क्या होता है, एक खास किस्म के विक्यूल्स होते हैं। क्या होता है, खास किस्म के विक्यूल्स होता है। और इस विक्यूल्स के मेम्ब्रेन पर क्या होता है जनाब, आपके होते हैं ग्लट 4 होते हैं। जब ये विक्यूल सिग्नल्स रिसीव करता है तो ये सेल मेम्ब्रेन की तरफ चले जाते हैं। और ये क्या करता है, इसके साथ क्या होता है, रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये सेल मेम्ब्रेन की तरफ आते हैं और सेल मेम्ब्रेन पर एक्सप्रेस हो जाते हैं और इसके साथ ग्लूकोज बाइंड हो जाता है और सेल्स के अंदर लेकर आते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि ये जो ग्लट 4 होता है ना, ये इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। अब यहाँ पे देखिए एक कमाल की बात है, ये जो कि ना 1 और 3 ये कॉन्स्टेंटली सेल मेम्ब्रेन पे होते हैं और ये जो 4 नंबर होते हैं ना, ये कॉन्स्टेंटली सेल मेम्ब्रेन पे नहीं होते। जब इंसुलिन का स्टिमुलाई मिलता है तो फिर ये विक्यूल्स इंसुलिन की वजह से पुश हो जाते हैं और हमारा जो मेम्ब्रेन है उसकी तरफ आते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये एडिपोज टिश्यूज में और मसल टिश्यू में क्यों है, हमारे ब्रेन में क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे जो ग्लट 4 है ब्रेन में इसलिए नहीं है क्योंकि ब्रेन मेटाबॉलिकली एक्टिव ऑर्गन होता है और इसे कंटिन्यूसली एनर्जी की ज़रूरत होगी। फिर क्या होगा, अगर कोई बंदा डायबिटिक का पेशेंट है और उसका इंसुलिन लेवल ड्रॉप है तो फिर ये इसका जो ग्लट 4 है वो एक्सप्रेस नहीं होगा और इसका ब्रेन प्रॉपर एनर्जी हासिल नहीं करेगा। तो इसी वजह से ग्लट 4 कहाँ पे होंगे, ब्रेन में नहीं होंगे, हमारे मसल और हमारे एडिपोज टिश्यूज में होंगे। अब हमारे पास ग्लट 2 है, तो ग्लट 2 कहाँ पे होगा जनाब, आपसे मैं पूछता हूँ। ये क्या करता है, ये दो तरफा ट्रांसपोर्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल यह क्या है, हमारे पास क्या है, हमारे पास एक सेल्स है और यहाँ पे क्या है, ग्लट 4 लगे हैं। तो ये क्या करता है, जब आपके पास ब्लड में ग्लूकोज का मिकदार ज़्यादा होता है तो ये क्या करता है, ये ब्लड से ग्लूकोज लेता है। मगर जब आपके पास ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम है, आप हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन में, तो ये फिर क्या करता है, सेल से ग्लूकोज लेकर ब्लड को देता है। अब आपसे मैं पूछता हूँ कि ऐसा कौन सा सेल्स होगा
जो ब्लड से ग्लूकोज को एब्जॉर्ब भी करेगा और ब्लड को रिलीज भी करेगा। यहाँ पे था हेपाटोसाइट, यानी जो लीवर सेल्स होता है ना, वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, वहाँ पे आपको ब्लड टू मिलेगा। हेपाटोसाइट्स पे ये मौजूद होते हैं। और हमारे पास लास्ट वन है, लास्ट वन कहाँ पे होंगे जनाब, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन, और वो क्या होते हैं, टेस्टीज। हमारे जो टेस्टीज होते हैं वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ब्लड पाइप मिलेगा। ब्लड पाइप होते हैं ना, इसके लिए आपने याद रखना है कि ये ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट नहीं करता, ये फ्रक्टोज को ट्रांसपोर्ट करता है। किस चीज़ को, फ्रक्टोज को ट्रांसपोर्ट करता है। और ये भी बताता चलूँ कि ये टेस्टिस पर क्यों होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि टेस्टिस में एक ख़ास किस्म के सेल्स बनते हैं और उस सेल्स को हम क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। तो ये जनाब यहाँ पे एक लॉजिक होता है। और ये जो स्पर्म होते हैं ना, ये खाने में ग्लूकोज नहीं खाता, ये बहुत मस्त है। ये कहता है जनाब कि मुझे फ्रक्टोज चाहिए, और फ्रक्टोज ट्रांसपोर्टर कौन सा वाला है, ब्लड 5 है। तो इसी वजह पे हमारे जो टेस्टिकुलर सेल्स होते हैं ना, वहाँ पे क्या होता है, ब्लड 5 होता है, ताकि स्पर्म्स को ये फ्रक्टोज ट्रांसपोर्ट कर सके। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप्स पर और उसके रेगुलेशन पर बात करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ में हमारा यूट्यूब चैनल जाम में टॉक को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वस्सलाम।